गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स को पढ़ेंगे, जिसमें पहला लिटरेरी टर्म है हमारा एलिगरी। एलिगरी क्या है? ये एक लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें जो कैरेक्टर है या जो प्लॉट है उसको सिंबलाइज़ किया जाता है बियॉन्ड देयर लिटरल मीनिंग। कि इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो ज़रूरी नहीं कि जो कैरेक्टर जो दिखाया जा रहा है वो उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। उस कैरेक्टर को सिंबलाइज़ किया जाता है किसी दूसरे ही लिटरल मीनिंग से, कि वो कैरेक्टर वो उस चीज़ को ना दिखा के बल्कि उसके पीछे कुछ और ही उसका मीनिंग होता है। तो वैसे ही कहानी जो होती है, कहानी का जो प्लॉट होता है उसके पीछे एक अलग ही उसका लिटरल मीनिंग होता है। अब पढ़ के देखते हैं कि एलिगरी इज़ ए लिटरेरी डिवाइस where characters, events और settings symbolize something beyond their literal meaning, है ना। तो यहाँ पे कुछ अलग ही उनका मीनिंग होता है। often convey a deeper moral, political और spiritual मैसेज, जहाँ पे उनका एक अलग ही ये कन्वे करती है, एक अलग ही डीपर मोरल कोई मैसेज कन्वे कर सकती है, पॉलिटिकल मैसेज हो सकता है या फिर ये एक स्पिरिचुअल मैसेज भी हो सकता है। एग्ज़ाम्पल के लिए जॉर्ज ऑरवेल का जो एनिमल फार्म नोवेल है, इसके अंदर यहाँ पे एक स्टोरी दिखाई जाती है फार्म एनिमल्स की, जो कि रिवोल्ट कर लेते हैं अपने ही लीडर एनिमल्स से। तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है ये डिपिक्ट करती है रशियन रिवोल्यूशन को और द राइज ऑफ स्टेलिनिज्म। तो इस कहानी में जो एनिमल्स की स्टोरी होती है कि कैसे जो पिग होते हैं ये एक डोमिनेट करते हैं बाकी सभी एनिमल्स पे, और बाकी एनिमल्स कैसे रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट पिग के और कैसे वो एक रेवोल्यूशन लेकर आते हैं। उसी तरीके से पिलग्रिम प्रोग्रेस जो जॉन बनियन की है, इसमें भी एक एलिगरी रिप्रेजेंट की जाती है जिसके अंदर क्रिश्चियन सोल होती है। ये एक कैरेक्टर है क्रिश्चियन, तो उसमें जो ये क्रिश्चियन है ये पूरी मानव जाति को रिप्रेजेंट करता है और कैसे इसकी जो सोल है वो अपनी जर्नी तय करती है पूरी लाइफ की मोक्ष को प्राप्त करने में, है ना। कि उसको मोक्ष को पाने में कितनी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है और क्या क्या चीज़ें उसको प्रॉब्लम करती हैं। तो इस नॉवल के थ्रू जॉन बनियन ने ना केवल एक स्टोरी बताई है बल्कि ये पूरा एक सोल का प्रोसेस बताया है कि कैसे एक सोल जो है अपने आत्मा की मोक्ष प्राप्ति के लिए कितना स्ट्रगल करती है। तो ये पूरी प्रोसेस इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है वो है एंटीनेक्लेसिस। इसके अंदर होता क्या है कि हम एक ही वर्ड को कई बार यूज़ करते हैं लेकिन उसका मीनिंग जो है हर बार अलग अलग निकल कर आता है। तो एंटीनेक्लेसिस इज़ ए रिटोरिकल डिवाइस इन विच ए सिंगल वर्ड और फ्रेज इज़ रिपीटेड। इसको रिपीट किया जाता है बट विद डिफरेंट मीनिंग ईच टाइम। इट क्रिएट्स अ प्ले ऑन वर्ड्स often leading to witty और humorous effect। एग्जाम्पल के लिए है यहाँ पे we must all hang together और assuredly we shall all hang separately। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? पहली बार में जो hang यूज़ में आया है वो साथ रहने के लिए आया है कि we must all hang together, कि हमें एक साथ रहना चाहिए। और दूसरी बार जो hang आया है वो फांसी के लिए आया है। इसमें क्या कहा गया है? एश्योर्डली वी शैल ऑल हैंग सेपरेटली, कि अगर हमें एक साथ रहना चाहिए नहीं तो हमें क्या है अलग अलग फांसी दी जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस में इफ़ यू आरंट फायर्ड विद एंथुजियाज़म यू विल बी फायर्ड विद एंथुजियाज़म। तो यहाँ पे क्या है, जो पहला फायर्ड आया है इसका मतलब होता है प्रेरित। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ़ यू आरंट फायर्ड विद एंथुजियाज़म, कि अगर आप प्रेरित नहीं होते उत्साह से जोश से तो तुम्हें क्या कर दिया जाएगा? फायर्ड विद एंथुजियाज़म। तो मतलब तुम्हें निकाल दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा नौकरी से या किसी काम से। विद एंथुजियाज़म मतलब उत्साहपूर्वक तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अगर तुम प्रेरित नहीं होते एंथुजियाज़म से तो तुम्हें उत्साहपूर्वक निकाल दिया जाएगा। इसमें ही एक मज़ेदार लाइन कभी आपने सुनी हो जो ऐसे है कि
भगवान ने तुझे भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा। तो इसके अंदर क्या होती है कि जो भेजा वर्ड है वो कई बार रिपीट हुआ है, लेकिन हर बार भेजे का मतलब जो है अलग अलग आया है। जैसे कि पहली लाइन थी कि भगवान ने तुझे भेजा तो भेजा, मतलब कि भगवान ने तुझे दिमाग तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा, कि मतलब कि दिमाग में, भेजे में दिमाग में भेजा नहीं भेजा, कि मतलब दिमाग में अकल नहीं भेजी। तो भगवान ने तुझे अकल तो भेजी, लेकिन अकल के अंदर बुद्धि नहीं भेजी। तो ये यहाँ पे जो है भेजा भेजा कितनी बार आया है, लेकिन हर बार भेजा का मतलब अलग अलग यूज़ हुआ है। तो यही क्या कहलाता है, एंटेना क्लैशेस। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है हमारी अपोरिया। अपोरिया में क्या होता है, ये एक रिटोरिकल डिवाइस होती है जहाँ पे स्पीकर जो होता है वो एक्सप्रेस करता है अपने डाउट को और अनसर्टेनिटी को किसी क्वेश्चन या फिर किसी इश्यू के थ्रू, कि या तो वो कोई क्वेश्चन ऐसा बोल देगा या फिर कोई ऐसा मुद्दा दिखा देगा जिसके अंदर वो डाउट में है। इसमें जो कैरेक्टर होता है वो ऑडियंस को भी इंगेज कर लेता है और हाईलाइट करता है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन। एग्जाम्पल के लिए विलियम शेक्सपियर का जो हैमलेट है, इसमें जो कैरेक्टर है हैमलेट, तो वो अपनी सिचुएशन से इतना ज़्यादा टेंस्ड है कि वो सुसाइड करने की सोचता है। तो वो क्या कहता है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, कि वो सुसाइड करे ना करे, मरे ना मरे। तो ये क्या है, उस वो डिलेमा के अंदर है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है इस चीज़ को लेकर। शुड आई स्पीक नाउ और होल्ड माई टंग, कि मुझे अभी बोलना चाहिए या फिर चुप रहना चाहिए। आई डू नॉट नो वट इज़ राइट, कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, मैं बोलूँ, चुप रहूँ, क्या करूँ। तो यहाँ पे क्या है, वो एकदम कन्फ्यूज़न में है। हाउ कैन वी एवर नो द ट्रूथ इफ़ एवरी वन सीज थिंग्स डिफरेंटली। तो यहाँ पे एक करेक्टर क्या बोल रहा है कि हमें सच्चाई का पता कैसे चलेगा जब हर कोई अपने अपने तरीके से क्या है, हर चीज़ को देखता है, सबका नज़रिया क्या है, अपना अलग अलग है। इस चीज़ को और बेहतर तरीके से अपन समझ सकते हैं अपनी डेली लाइफ से जोड़कर। जैसे कि मान लो कि कोई लड़का है जैसे, और वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना चाहता है, तो उसके मन में तो क्या है कि वो मिले उससे, लेकिन जब वो जात के देखता है कि भाई वहाँ पे गार्ड वगैरह खड़े हैं, तो वो क्या है, डिलेमा में पड़ जाता है कि वो मिले ना मिले, अगर मिलेगा तो पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, दो तरीके की जो सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे करेक्टर फंस जाता है दो तरीके की सिचुएशन में, उसको हम अफोरिया कहते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है हमारी एवंट-गार्डे। इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक ऐसी लिटरेरी टर्म यूज़ की जाती है जिसमें हम एक नया वर्क या फिर नई टेक्निक यूज़ करते हैं, एक पुराने जो कन्वेंशनल तरीके से चली आ रही जो वर्क है, जो स्टाइल है, उसको छोड़ के हम एक नया तरीका ही लिखने शुरू करते हैं। एवन-गार्दे is a French term that refers to innovative, experimental और रेडिकल आर्ट, लिटरेचर एंड आइडिया। कि ये क्या है, एक फ्रेंच टर्म है जो रेफ़र करती है, एक इनोवेटिव हो सकता है, एक्सपेरिमेंट हो सकता है, एक रेडिकल आर्ट, लिटरेचर और आइडिया, जिसके अंदर क्या करते हैं, ये एक आर्ट, लिटरेचर या आइडिया पे एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि अहेड ऑफ देयर टाइम, की अपने ही टाइम से आगे की होती है, कि जो अपने टाइम पे पहले वर्क लिखे जा रहे होंगे उनसे हट के एक आगे की तरफ एक नया वर्क यहाँ पे लिखा जाता है। ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट ही होता है अपने पुराने वर्क को नया बनाने पे। इन लिटरेचर इट डिस्क्राइब्स वर्क दैट ब्रेक अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड कन्वेंशन टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़, टेक्निक एंड पर्सपेक्टिव्स। तो यहाँ पे क्या है, ब्रेक अवे किया जाता है ट्रेडिशनल फॉर्म्स को, कन्वेंशंस को, और एक्सप्लोर किया जाता है नए आइडियाज़, टेक्निक्स और पर्सपेक्टिव्स को। एग्जाम्पल के लिए जेम्स जॉयस इज़ कंसिडर एवन-गार्डे बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की इन्होंने नई शुरुआत करी थी राइटिंग स्टाइल में, तो ये भी क्या है, एक एवन-गार्डे का ही एग्जाम्पल है जिसमें वो रिजेक्ट करते हैं कन्वेंशनल प्लॉट स्ट्रक्चर्स को। डाडा मूवमेंट जो अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, ये भी क्या है, एक एवन-गार्दे है, और लिटरेचर मूवमेंट के अंदर जो रिजेक्ट करता है लॉजिक, रीज़न और एस्थेटिक नॉर्म्स को, जहाँ पे विचार, लॉजिक, रीज़न, इन सबको क्या है, रिजेक्ट कर दिया जाता है और क्रिएट की जाती है
इंटेंशनली नॉनसेंशियल एंड केओटिक वर्क हो। तो अब हम ट्राई करते हैं इनको हैंड टू हैंड याद करने की। तो सबसे पहला वर्ड हमारा आया था एलिगरी। एलिगरी में क्या था कि कोई भी कैरेक्टर या फिर कोई प्लॉट जो दिखाया जा रहा है वैसा ना होकर उसके बियॉन्ड उसका एक लिटरल मीनिंग होता है। तो एलिगरी को कैसे याद करना है? एलिगरी को पढ़ते के साथ ही हमें क्या है, खाली घड़ी है ना, मतलब एक रिदम सी बैठ रही है, एलिगरी खाली घड़ी। तो हम कैसे याद करेंगे इसको? मान लो कि मैं किसी टाइम मशीन के थ्रू बहुत पीछे जा चुकी हूँ और वहाँ पे मुझे क्या है, आदि मानव टाइप के लोग मिले। तो अब मेरे पास क्या है, अब खाली घड़ी है ना। तो अगर मैं उनको अपनी घड़ी दिखाऊंगी तो उनको क्या है, इस घड़ी का कोई मतलब नहीं पता होगा कि ये घड़ी किस काम में आती है। उनके लिए तो क्या है, बस ये एक कोई टुकड़ा है जो किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर किसी पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति को बताया जाए कि भाई इससे हम लोग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या टाइम हो रहा है, क्या होएगा, तो ये सारी चीज़ कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये खाली घड़ी क्या है, पूरे समय को बता सकती है। तो एलिगरी मतलब कि खाली घड़ी क्या है, यहाँ पे खाली घड़ी क्या है, ये कोई टुकड़ा वुकड़ा नहीं है। इसका एक लिटरल मीनिंग क्या है कि ये समय को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आया था एंटेने क्लैशेस। एंटेने क्लैशेस को मतलब क्या था, इसका मतलब पहले कि एक ही वर्ड के जब कई सारे मीनिंग होते हैं तो उसको हम एंटेने क्लैशेस बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको याद कैसे करेंगे? एंटेने से हम याद करेंगे अंटी ने क्लैशेस। अंटी ने क्या है, क्लैशेस मतलब लड़ाई कर ली है। क्यों कर ली है? क्योंकि अंटी जो है कई सारे वर्ड बोलती हैं और हर वर्ड का क्या है, अलग अलग मतलब होता है। मतलब एक ही वर्ड वो कई बार बोलती हैं और हर बार क्या है, उसका अलग अलग मतलब होता है। तो सामने वाला जब उनकी बात का मतलब निकालता है तो वो कुछ गलत ही मतलब निकाल बैठता है ना। तो ऐसे में क्या है, अंटी ने क्लैशेस मतलब लड़ाई कर ली है, झगड़ा कर लिया है सामने वाले से कि भाई मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था, वो बोलता है कि नहीं तेरे मतलब यही था। तो यहाँ पे आंटी ने क्लैशेस कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि भाई आंटी क्या है, एक ही वर्ड को इतनी तरीके से बोलती हैं कि हर बार अलग अलग मतलब होता है, लेकिन सामने वाले को समझने में दिक्कत हो जाती है कि भाई क्या ही बोलना चाह रहा होगा, किस वर्ड का क्या मतलब बन रहा होगा। तो यहाँ पे आंटी ने क्लैशेस कर ली। एफोरिया। एफोरिया का मतलब क्या था कि जब कोई कैरेक्टर अपने मतलब जो डाउट में होता है, अनसर्टेनिटी दिखाता है कि वो इस चीज़ को करे ना करे, क्या करे वो, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, एफोरिया। अब इसको याद कैसे करना है हम, कि अब 4 ईयर का जो प्लान चल रहा है ना, इंटर रिलेटेड कोर्स जो चलता है, अफोरिया का मतलब अब 4 ईयर। तो अब 4 ईयर का जो ये इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा है, तो यहाँ पे कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं अब 4 ईयर का प्लान करूँ ना करूँ, अब 4 ईयर वाला कोर्स करूँ ना करूँ, सही रहेगा नहीं रहेगा। तो अफोरिया वो भी क्या है, अफोरिया के अंदर है, डिलेमा के अंदर है। नेक्स्ट वर्ड था हमारा एवेंट गार्दे। एवेंट गार्दे का मतलब क्या होता है कि हम पुराने वर्क की जगह हम के कोई नया वर्क जब डिस्क्राइब करते हैं, कोई नया आइडिया ही इन्वेंट करते हैं, तो उसको हम एवेंट गार्दे कहते हैं। तो आपने कभी केमिस्ट्री में जो है एवेंट गार्दे मूवमेंट एवेंट गार्दे जो है नंबर पढ़ा होगा, एवेंट गार्दे नंबर। तो यहाँ पे हम कैसे उसको इंटर रिलेट करके याद कर सकते हैं कि एवेंट गार्दे नंबर जो है बहुत पुराना हो गया है, अब हम उसका एक नया वर्जन निकालेंगे, नया नंबर देंगे। अवंत नंबर क्या है, पुराना हो गया है, अब हम एक नया नंबर देंगे अवंत को। तो आई होप आप सभी को ये याद हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।